राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद बिहार नर्सिंग पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम से रिलेटेड जो एमसीक्यू पीआर यादव का है। आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट रिपोर्ट अबाउट 26 क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन। यानी कि जनरली ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 46 होते हैं। तो ये किन्होंने बताया था? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन बताए थे? TGO एंड लेवान बताए थे। निकोला टेस्ला क्या बताए थे? ये एक्सरे के बारे में बताए थे। गैलीलियो गैली ये थर्मोमीटर का इन्वेंशन किए थे। और चार्ल्स डार्विन क्या बोले थे? ये थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इवोल्यूशन बताए थे। ये लॉ ऑफ इवोल्यूशन में क्या था? ये बताए थे कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने भी सारे एनिमल या फिर जीव हैं, उनका जो सृजन है वो किसी एक जीव से हुआ है। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमेटीन जब जब उसका जो क्रोमेटीन है, जब वो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको क्या कहते हैं? तो इसको देखिए, ये क्या है? ये हमारा नॉर्मली जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? बहुत सारा क्रोमेटिड्स रहता है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। तो सेल डिवीजन से पहले जो न्यूक्लिक एसिड में जो सारा क्रोमोसोम रहता है, वो इस तरीके से सुलझा हुआ रहता है, जिसको कि क्रोमेटिड्स कहते हैं। और जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है, तो क्रोमेटिड्स का भी रेप्लिकेशन होता है। तो उस समय क्या होता है? क्रोमेटिड्स भी डबल हो जाता है। और न्यूक्लियस तो छोटा सा है, उसमें अब अटेगा कैसे? तो वो क्या होता है? कंडेंसेशन उसका हो जाता है, ताकि प्रॉपर जितना भी रेप्लिकेशन हुआ है वो प्रॉपर उसमें आ सके। तो ये जब कंडेंसेशन होता है, तो ये ट्विस्ट होने लगता है, यानी कि आपस में उलझा रहता है। तो अब इसको हम क्रोमेटिड्स ना करके इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। क्या है? कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? कि रॉड लाइक जो कंडेंसेशन होता है वो क्या होगा? हमारा क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ एक्स्ट्रा में यहाँ पे दिया गया है कि फिनोटाइप क्या होता है, और यहाँ पे एक फिनोटाइप है और एक जीनोटाइप है। देखिए, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो लक्षण हम लोग को दिख रहा है वो फिनोटाइप है, और जीनोटाइप का मतलब है जो लक्षण इंसान में है। जैसे कि एक मेल है, तो कैसे पता करेंगे कि वो मेल है? तो बाहरी तरीके से उसका जो चाल ढाल स्ट्रक्चर है, तो उसको देख करके हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लड़का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिनोटाइप में। और कैसे पता करेंगे? जेनेटिकली कैसे पता करेंगे कि वो एक लड़का है? तो उसके आप जेनेटिक कंडीशन पे जाएंगे। उसमें जैसे कि XY क्रोमोसोम मिल सकता है। तो जो उसके क्रोमोसोम का जब स्टडी करते हैं, उसमें क्या जो लक्षण प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीनोटाइप। जैसे बॉय में XY उसका जीनोटाइप हो गया, और फिनोटाइप उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो गया? फिनोटाइप। और जीन क्या होता है? हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक जनरेशन से अदर जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो एक बार इसको भी पढ़ लेंगे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिड इज कंडेंस इनटू थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? तो जब सेल डिवीजन होता है, तो क्रोमेटिड क्या होता है? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन क्या है? अ लार्जली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम होता है, अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो क्या बोला है कि क्रोमेटिड किससे मिलकर के बना होता है? डीएनए और आरएनए से। अब हमारा नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम कंटेंट। क्रोमोसोम क्या कंटेंट करता है? ऑप्शन है हमारा डीएनए, आरएनए, बोथ या नन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेनली, ऐसे तो इसमें कंफ्यूजन वाला है कि डीएनए आरएनए इसमें बहुत होना चाहिए, लेकिन मेनली क्या होता है? क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए को कैरी करता है। यहाँ देखिए, इसमें क्या लिखा है कि क्रोमोसोम इज अ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर लीनियर लॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए एंड सम एसोसिएटेड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो क्रोमोसोम क्या बोलता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर होता है? तो वो होता है डीएनए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर डीएनए ही होगा। नेक्स्ट 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दी जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए इज कंटेन इन। डीएनए क्या कंटेन कर किसमें रहता है? क्रोमेटिन में, या क्रोमोसोम में, या न्यूक्लियाई में, या न्यूक्लियस में? ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसमें भी तो रहता है। तो देखिए, ये क्या है? क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक। और ये जो क्रोमोसोम है वो किस में प्रेजेंट रहता है? हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग कंटिन्यूस स्टैंड ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारे डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है? तो क्या है उसमें? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम ही वैसा क्या है? मटेरियल है जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है। तो हमारा 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट 28 में आता है, अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज़ क्रोमोसोम। जो ह्यूमन सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 23 तो पेयर में होते हैं, लेकिन यहाँ कोई पेयर नहीं पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 46 क्रोमोसोम। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21, क्रोमोसोम नंबर 21, ऑप्शन नंबर डी। और ह्यूमन सेल का सबसे बिगेस्ट क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 1, जो कि सबसे बड़ा उसमें ह्यूमन क्रोमोसोम है। अगर बात करें जेनेटिक सेल में, तो जो मेल का जो X और Y क्रोमोसोम है, जिसमें कि Y क्रोमोसोम क्या होता है? सबसे छोटा होता है, ठीक।
तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। तो क्रोमोजोम 1 क्या है, एकदम लार्जेस्ट है, जो कि कंटेन करता है 2968 जीन, और जो क्रोमोजोम 21 है वो कितना जीन कैरी करता है, 300 जीन। और ये क्या बोल रहा है कि वाई क्रोमोजोम क्या है, मच स्मॉलर, कंटेन ओनली कितना जीन है, मात्र 231 जीन को ये क्या करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इन्वॉल्व 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के लिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इन्वॉल्व्स 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो इसका हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या था, सबसे पहले था इन्वर्जन और ड्यूप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि क्या है, वो कैसा रहेगा, अलग अलग हेटेरोलोगस रहेगा। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि एक क्रोमोजोम का पार्ट टूटकर दूसरे क्रोमोजोम से क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक, जैसे कि एक क्रोमोजोम कहाँ गया, हाँ, ये जो एक क्रोमोजोम है यहाँ का ये थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, टूट करके ये मान लीजिए दूसरा क्रोमोजोम है और वहाँ पे आकर के क्या होगा, अटैच हो गया। ड्यूप्लीकेशन में क्या होता है, खुद का ही टूट करके क्या होता है, वो कहीं और आकर के अटैच हो जाता है। डुप्लीकेशन में क्या होता है, जब मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में, तो उस टाइम क्या होता है, वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम पे ना जाकर के उसका सेगमेंट खुद पर ही वो रह जाता है। उसके बाद है ये हमारा इन्वर्जन ऑफ क्रोमोजोम। इन्वर्जन ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, ये जैसे कि एक क्रोमोजोम है, इसका कुछ पार्ट टूट करके क्या होता है, या तो फिर से उसी तरीके से ऐड हो जाता है, या तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होने पे एबनॉर्मेलिटी जब एज इट इज सेपरेट हो जाता है तो शो करता है, और जब उसी के जस्ट उल्टा जो अटैच होता है तो उस टाइम जेनेटिकल अबनॉर्मलिटी शो करता है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलोकेशन। कि ये दोनों, ये सब क्या होता है, ये इन्वर्जन भी सेम क्रोमोजोम में, डिलीटेशन भी सेम नहीं होता है, डुप्लीकेशन भी सेम नहीं होता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। तो ह्यूमन सेल टोटल कितना जीन, टोटल 46 क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन होते हैं, तो टोटल कितना, ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख क्या होते हैं, जीन होते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे स्टडी हो रहा है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू WHO ये क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं, 2 लाख होते हैं। नेक्स्ट हम 32 नंबर क्वेश्चन में है, द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, जो और किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, इंटायर जेनेटिक जीनोटाइप, इंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन, जीनोम। तो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, जीनोम। इट फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, और ये किस में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है, एंड सेल के न्यूक्लियस में, एंड इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल कॉल्ड, और ये कौन से केमिकल से कंपोज रहता है, तो DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नामक जो केमिकल है उससे कंपोज रहता है क्या, तो जीनोम। तो और जीनोम क्या है, पूरा जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोम, और वो जिससे कवर रहता है वो DNA है। टोटल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक जीन कॉल्ड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप देखे थे या तो TT या फिर TX, इस तरीके से तो था, तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप। उसके बाद एक्सप्रेशन, और जो जीनोटाइप जो एक्सप्रेस करता है वेदर इट इज बॉय और गर्ल, वो क्या है, वो फिनोटाइप है। और जैसे कि बॉय है तो उसमें क्या होगा, XY क्रोमोजोम, गर्ल है तो XX क्रोमोजोम, तो XX क्या है, हमारा जीनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, तो XX क्रोमोजोम से जो लड़की होती है, जो हमको दिख रही है कि वो लड़की है, तो वो हमारा फिनोटाइप है, जो एक्सप्रेशन हो रहा है। और जीनोम क्या है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो जीनोम है, और जीनोम जिस केमिकल से सराउंडेड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, DNA कहते हैं। तो इसका टोटल क्या है, द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाएगा, जीनोम। और जेनेटिक रिलेटेड टू जेनेटिक लाइक क्रोमोजोम, DNA सबसे रिलेटेड वर्ड को क्या बोलेंगे, जेनेटिक बोलेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2003। तो ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ये क्या है, एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू मैप ईच ह्यूमन जीन एंड सीक्वेंस टू 3.1 बिलियन केमिकल बेस दैट मेक अप ह्यूमन DNA। तो क्या है, ये इसको वही रीड किए थे कि जो जीन है वो किससे बना होता, उसके आसपास कौन सा केमिकल रहता है, DNA। और इट लॉन्च, ये सारा ये जो थ्योरी वगैरह सब ये रिसर्च हुआ, ये कब लॉन्च हुआ था, 1990 में, अप्रैल 2003 में। इंक्लूडेड अबाउट 92% ऑफ जीनोम, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। और क्या है, द US नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट अनाउंस द इनिशियल डिफ्रेशिंग ऑफ जेनेटिक कोड इन जून, लेवल ऑफ कंप्लीट जीनोम वाज अचीव्ड इन मई, यानी कि इतना में हुआ और इतना में ये अचीव हुआ। तो ये था हमारा, तो 2003 में क्या आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया। उसके बाद है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का क्या है फंक्शन हमारा, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैरी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स है हेरिडिटरी फैक्टर फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन एंड मसल्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है हमारा, जो हेरिडिटरी फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड में ही क्या रहता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, तो हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फोरस से न्यूक्लिक एसिड बना, और उसी में न्यूक्लिक एसिड में ही क्या रहता है हमारा, DNA RNA क्रोमोसोम वगैरह सब होता है। और ये क्या करता है, हेरिडिटरी फंक्शन, हेरिडिटरी फैक्टर को क्या करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे और देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज बायोमोलिक्यूल दैट कैरी genetic information from one generation to another generation
अ मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व, जो न्यूक्लिक एसिड का मेजर फंक्शन है इन्वॉल्व क्या है, स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीनोमिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको अपने साथ कैरी करता है और क्या करता है उसको एक्सप्रेस भी करता है। उसके बाद है देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल में 2 टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हेरिडिटरी फंक्शन न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। उसके बाद है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज अकॉम्प्लिश्ड बाय, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो किसके द्वारा होता है, डीएनए या मैसेंजर डीएनए या बोथ ए एंड बी या ट्रांसफर डीएनए। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ट्रांसफर डीएनए नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। ट्रांसफर में हम लोग आरएनए में पढ़े थे कि आरएनए है वो 3 टाइप का होता है, एक एम, टी और आरएनए, और डीएनए का कोई टाइप नहीं होता, डीएनए इज सिंगल ओनली डीएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए तो होगा ही नहीं, मैसेंजर डीएनए ये तो होता ही नहीं है, बोथ ए एंड बी। अब ए एंड बी ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, तो सिर्फ डीएनए क्या करता है, आरएनए तो बताए ही थे कि आरएनए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए, और वो लेस स्टेबल है इसलिए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है ड्यू टू कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, क्योंकि उसमें C5H10O4 होता है और डीएनए में क्या है C5H10O5 होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए डीएनए ही क्या होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और इसमें यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, आर अरेंज 2 लॉन्ग चेन्स दैट ट्विस्ट अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स मॉडल। हम लोग देखे थे यहाँ पे इस तरीके से लास्ट क्लास में कि ये डीएनए क्या रहता है, एकदम फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से हम लोग देखे थे, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सारा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जिसको कि हम लोग बैक बॉन्ड बोले थे। तो वही है इसमें कि दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन 2 लॉन्ग चेन्स दैट ट्विस्ट अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स बॉन्ड। और वो सारा जो न्यूक्लिक एसिड सब जो था नाइट्रोजनस बेस किस बॉन्ड से था, और हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बीच में कौन सा प्रेजेंट था, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो वही है इसमें डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ऑफ सेल इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी एंड कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेप्ट आरएनए वायरस। आरएनए वायरस क्या होता है कि जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है, वो है। फिर है नेक्स्ट 36 नंबर हमारा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किस बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच है। ठीक, तो इसको समझते हैं हम लोग। हमारा 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि कौन दिए थे, जो कि दिए थे वॉटसन एंड क्रिक, और इसका डीएनए के फाउंडर कौन थे, डीएनए के फाउंडर हमारे डीएनए के फाउंडर थे फ्रेडरिच मैस्चर। फ्रेडरिच मैस्चर क्या थे, डीएनए के फाउंडर थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल कहने का मतलब हम लोग देखे हैं कि डीएनए इस तरीके से कुछ ये इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा नाइट्रोजीनस बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस कहने का मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन है। और यहाँ पे डीएनए है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एडिनिन, और इसमें क्या रहेगा, पायरिमिडीन में पायरिमिडीन। तो इसमें क्या होगा, थायमीन और ग्वानिन, और इसमें रहेगा साइटोसिन। तो ये क्या है, डीएनए का नाइट्रोजीनस बेस है, एडिनिन, थायमीन और ग्वानिन और साइटोसिन रहेगा। ठीक, और यहाँ पे इसके बीच जो 2 नाइट्रोजीनस बेस को यहाँ पे जो अटैच करता है वो कौन सा रहता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। बताए थे कि एडिनिन किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ अटैच होता है, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो वही जो ये डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वही हमारा 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किससे अटैच रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या वंडर वॉल फोर्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि उसके बीच क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच बाय, जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है वो किससे अटैच रहता है। वही क्वेश्चन है सेम कि हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वंडर वॉल या इलेक्ट्रोवेलेंट। तो हम लोग देख लिए न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो नाइट्रोजीनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ और कौन सा बॉन्ड रहता है, और शुगर के साथ। तीसरा बॉन्ड हमारा रहता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके साथ रहता है, ये शुगर और किसके साथ रहता है, प्लस फॉस्फोरस के साथ। टोटल कितने बॉन्ड रहते हैं यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे हो गया बॉन्ड,
बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दो नाइट्रोजनस बेस के बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच रहता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ शुगर और फॉस्फोरस में रहता है। इतना बॉन्ड किस में रहता है? DNA एंड RNA, वही सेम है, DNA RNA में सेम यही बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर का। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो कि नाइट्रोजिनस बेस है वो कौन सा कंपाउंड है? होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, ये हम थोड़ा यहाँ पे बॉन्ड में चले जाए केमिस्ट्री में। तो ये 38 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, पायरिमिडीन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड? कहने का क्या मतलब है, ये क्या है, प्यूरिन और पायरिमिडीन दो अलग अलग कंपाउंड है, तो अलग अलग के लिए क्या होता है हेट्रो, और साइक्लिक क्या होता है, जब ये कंपाउंड जब आपस में बॉन्ड बनाता है तो एक साइकिल, एक रिंग के शेप में, किसके शेप में? एक रिंग के शेप में ये कंपाउंड बनता है। तो इसलिए प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि दी पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज, यानी कि डीएनए में कौन सा पायरिमिडीन जो नाइट्रोजिनस बेस है प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे कि नाइट्रोजिनस बेस यानी कि जो हमारा ये सेल है, ये क्या है? सेल, और सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड। और जो बताए थे जो ये न्यूक्लिक ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? तो ये नाइट्रोजिनस बेस से प्लस शुगर और प्लस फॉस्फोरस, प्लस किससे बना रहता है? फॉस्फोरस। ठीक, इतना देख लिया। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस देख रहे हैं ये क्या है? तो ये नाइट्रोजिनस बेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये दो कंपाउंड से मिलकर बनाता है, एक रहता है प्यूरिन और एक रहता है हमारा पायरिमिडीन। एक प्यूरिन और एक क्या रहता है? पायरिमिडीन। प्यूरिन, इसमें प्यूरिन में क्या क्या रहता है? एक रहता है एडिनिन और दूसरा रहता है ग्वानिन, और पायरिमिडीन में क्या रहता है? थाइमीन और यूरेसिल, और लास्ट हमारा इसमें 3 रहता है, इसमें 2 रहता है, और साइटोसिन। तो ये न्यूक्लिक एसिड किससे? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनाता है। लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग कि दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर किससे अटैच रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और शुगर और फॉस्फेट किससे अटैच रहता है? ये हमारा अटैच रहता है तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसे रहता है, कैसे बनता है? तो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फोरस से बना होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस, दो नाइट्रोजिनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर किससे अटैच रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और शुगर और फॉस्फोरस किससे अटैच रहता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अब हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजिनस बेस है वो दो बेस पेयर से बना होता है, ये एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन में हमारा एडिनिन और ग्वानिन प्रेजेंट है, और पायरिमिडीन में थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि डीएनए में कौन सा प्यूरिन और पायरिमिडीन प्रेजेंट है और आरएनए में कौन सा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन में एडिनिन अटैच होता है थाइमीन के साथ, और ग्वानिन अटैच होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। और आरएनए में क्या होता है? बस यही एक डिफरेंस है कि एडिनिन इसमें डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ अटैच हो जाता है, और ग्वानिन एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ क्या रहता है? अटैच रहता है। तो बस यही डिफरेंस है। जैसे किसी में पूछ देगा कि एडिनिन यूरेसिल के साथ अटैच है, तो बताइए वो क्या होगा? आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा? तो हम जैसे देखेंगे कि वहाँ यूरेसिल है, डायरेक्ट वी क्लिक एट आरएनए, और अगर देख लेंगे कि वहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है तो हम वहाँ किस में टिक लगाएंगे? डीएनए में। वहाँ समझेंगे क्या है कि वो डीएनए, और बाद बाकी ये ग्वानिन और साइटोसिन तो कॉमन है ही। तो यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दी पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए में कौन सा पायरिमिडीन, यानी कि थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन में कौन सा प्रेजेंट है? तो यूरेसिल तो होगा नहीं, बता दिए, क्योंकि जैसे यूरेसिल देखेंगे वो आरएनए में है। ग्वानिन क्या है? ये तो हमारा प्यूरिन है, पायरिमिडीन नहीं है। एडिनिन और क्या, सॉरी, ये पायरिमिडीन तो प्रेजेंट है। ये क्या बोल रहा है कि ग्वानिन किस में प्रेजेंट है? ये हमारा प्यूरिन है, और ये क्या पूछ रहा है? पायरिमिडीन। और दूसरा क्या है? एडिनोसाइन का ये तो होता है नहीं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के बारे में बताया, लेकिन वहाँ क्या होता है? एडिनिन, तो ये तो नहीं होगा। फिर लास्ट है कि थाइमीन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये पायरिमिडीन तो है ही, और ये प्रेजेंट भी है किसमें? डीएनए में प्रेजेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमीन। फिर 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द प्यूरिन वॉज फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए, यानी कि कौन सा ऐसा प्यूरिन है जो कि दोनों आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट है? तो क्या होगा? थाइमीन तो नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। मायोग्लोबिन जो कि मसल्स में पाया जाता है, एक तरीके का क्या है? एक प्रोटीन है, ये तो होगा ही नहीं। एडिनिन उसके बाद क्या है? यूरेसिल भी देख लिए कि वो किस में प्रेजेंट रहता है? आरएनए में।
और एडिनिन तो देख ही रहे हैं कि एडिनिन प्रेजेंट होता है आरएनए और डीएनए दोनों में, बशर्ते वो किसके साथ अटैच है। जैसे अगर थाइमिन के साथ है तो वो डीएनए हो जाएगा, अगर यूरेसिल के साथ है तो आरएनए हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एडिनिन। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। वो कौन सा बेस ऐसा है जो कि डीएनए में तो प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में एब्सेंट है। तो सारा तो प्रेजेंट ही रहता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है और आरएनए में क्या है, यूरेसिल। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थाइमिन। तो ये बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 42 नंबर क्वेश्चन कि एडिनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विथ। जो डीएनए में जो एडिनिन प्रेजेंट होता है वो किसके साथ अटैच होता है, वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ नहीं, पायरिमिडीन के साथ। पायरिमिडीन में किसके साथ अटैच होता है, तो वो थाइमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ, गुआनिन के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर थाइमिन। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए। यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें डीएनए चेंज हो जाता है आरएनए में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कैसा प्रोसेस होता है। जो हमारा क्या है डीएनए है, वो जो न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए प्रेजेंट रहता है उससे कैसे प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन वो बनता है। तो सबसे पहले जो डीएनए है ये चेंज होता है क्या, सबसे पहले ये भी देख लीजिए आरएनए का कितना टाइप है। आरएनए का टाइप देख लिए थे, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए कहने का मतलब ट्रांसफर आरएनए, और यहाँ क्या है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो क्या होता है कि डीएनए सबसे पहले किस में चेंज हो जाता है, उस डीएनए मैसेज करता है मैसेंजर आरएनए को कि हमको किसका जरूरत है, हमको अब प्रोटीन में चेंज होना। तो ये मैसेज किया, ये क्या करता है, इस प्रोटीन को पहले क्या करता है टीआरएनए में वहाँ पे ट्रांसफर करता है, आरएनए ट्रांसफर करता है, और बाद बाकी यही किस में चेंज हो जाता है, आरएनए में। उसके बाद किस में चेंज हो जाता है, ये प्रोटीन में। तो हम लोग क्या देखें कि पहले क्या होता है, डीएनए चेंज होता है किसमें, डीएनए चेंज हो जाता है हमारा आरएनए में, और आरएनए से क्या बनता है फिर हमारा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो जो डीएनए से आरएनए का जो चेंज होने का प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन जो बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक। और कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी और इसमें एक होता है, एक डीएनए से डीएनए का बनने का प्रोसेस क्या होता है, ये डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन। ठीक। उसके बाद क्या है, कभी कभी क्या होता है हमारा आरएनए से के ही क्या हो जाता है, आरएनए से क्या हो जाता है, डीएनए बन जाता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा है, तो उसका उल्टा यानी कि रिवर्स है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में होता है, ह्यूमन में तो होता नहीं है। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि एचआईवी वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए। लेकिन इसको ह्यूमन में आना है और इसको सर्वाइव करना है, तो ये किस में चेंज होता है, ये आरएनए से क्या होता है, डीएनए में चेंज होकर के देन हमारे बॉडी में आता है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यही है। उसके बाद क्या होता है, ये एक और चीज़ है कि कभी भी डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। पहले डीएनए आरएनए में चेंज होगा और फिर क्या है, आरएनए से तब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन कि दी प्रोसेस ऑफ कॉपिंग दी डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड। यानी कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेंस, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। तो हम लोग क्या देखे थे कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए को, और आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे एक और वर्ड दिया रखा है, एक ट्रांसफेरेंस है और एक ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसफेरेंस का मतलब किसी चीज़ का ट्रांसफर करना। ठीक। उसके बाद ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक म्यूटेशन होता है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो जीन में डीएनए में कोई भी म्यूटेशन आ जाता है। जैसे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए वहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या है, डीएनए है, वो क्या रहता है, थोड़ा सा ये पार्ट क्या होता है, कभी 180 डिग्री बताए थे कि 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। यानी कि ये थोड़ा सा पार्ट कभी इधर मुड़ करके इससे अटैच हो जाता है, तो कभी वैसे ही टूट करके 180 डिग्री। तो कभी कभी क्या होता है कि अटैचमेंट सही से हो जाता है तो कोई भी हम लोग को डिसऑर्डर शो नहीं होता है, लेकिन कभी जो उल्टा वहाँ पे अटैच हो जाता है तो वो क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी शो करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इस स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ क्या होता है, पहले एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से टीआरएनए से फिर आरआरएनए बनता है। मॉलिक्यूल अकर बाय द कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ डीएनए जीन। दिस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो कि कहाँ पे होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। देन क्या होता है, एमआरएनए ट्रेवल टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, वो फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। फिर राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसमें बोला है। फिर हमारा नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का क्या फंक्शन है, तो एस्कॉर्ट अमीनो एसिड टू राइबोसोम। एस्कॉर्ट मतलब होता है कैरी, यानी कि ये कैरी करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास ले जाता है।
फिर दूसरा है कि कैरी मैसेज टू प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, mRNA का मतलब ही है मैसेज करना, तो ये क्या करता है, मैसेज करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कि हमको सेल में प्रोटीन का जरूरत है, तो ये मैसेज करता है। ठीक, फिर हेल्प टू फॉर्म द राइबोसोम, राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है, तो नहीं। बॉन्ड विथ न्यू स्टैंड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कैरी करता है मैसेज को कि सेल में प्रोटीन का कमी हो गया है, अब प्रोटीन का सिंथेसिस का जरूरत है, तो इसका काम कौन है, ये mRNA का काम है, तो करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली डोंट अकर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा जो फेज है वो कभी नहीं होता है। डीएनए टू डीएनए होता है, इसको क्या कहते हैं, आरएनए। डीएनए टू आरएनए होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से प्रोटीन नहीं, कभी नहीं बनता है। डीएनए से पहले आरएनए, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी। ऑल क्या है इसमें, ऑल अकर इन वर्किंग सेल, नहीं, इसमें से ये बोल रहा है कि सारा चीज सेल में होता है, तो ये नहीं। डीएनए से प्रोटीन कभी भी नहीं बनता है, डीएनए से पहले आरएनए, आरएनए से देन प्रोटीन बनता है। ठीक, फिर वही इसको चीज इसमें भी बताया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट पहले क्या होता है, डीएनए एमआरएनए, देन एमआरएनए इनटू राइबोसोम फॉर्म में क्या होता है, सो डायरेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर इज डीएनए आरएनए, और फिर क्या होता है, प्रोटीन। और क्या है कि डीएनए से डायरेक्ट नेवर अकर इनटू सेल, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता है और डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या है 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर है कि अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम, यानी कि कौन सा ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है जो कि डीएनए रिपेयर सिस्टम के म्यूटेशन के कारण हो जाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या होता है। क्या हम लोग पढ़े एक न्यू वर्ड, डीएनए रिपेयर सिस्टम। डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या होता है कि देखिए क्या होता है, हम लोग देखें कि सेल डिवीजन, डिवीजन, सेल जब डिवीजन करता है तो उसमें डीएनए का भी तो डिवीजन होता है ना, डीएनए भी डिवाइड होता है, डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, तो उस टाइम क्या होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन या फिर सेल में अगर कोई इंजरी हो गया है तो उस टाइम डीएनए में भी क्या हो जाता है, डैमेज होता है। तो उस डैमेज को या फिर ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो भी सेल का जो डैमेज पड़े थे हम लोग पहले, यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स होता है, और क्रोमेटिड्स क्या होता है, यही कॉन्डेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के सीक्वेंस में अगर थोड़ा भी खराबी हो जाता है तो उसी खराबी को सही करने में क्या होता है, एक डीएनए रिपेयर सिस्टम रहता है। वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे ये डीएनए है, ये बहुत ज़्यादा टेंगलिंग हो गया है, ये ज़्यादा उलझ गया है, तो उसको उलझाने के लिए कोई अलग इंजाइम है, या फिर अब हमको इसको डबल हेलिक्स मॉडल देखे थे तो अब हमको दोनों को अटैच करना है, तो इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो इसी तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, डीएनए रिपेयर सिस्टम। ठीक, तो अब बोल रहा है कि अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन डीएनए रिपेयर सिस्टम में म्यूटेशन के कारण कौन सा जो डिसऑर्डर होता है। सबसे पहला है ब्लूम सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और यहाँ पे है क्या, पॉली सिंड्रोम और पेरी रॉबिन सिंड्रोम। तो एक एक करके हम लोग सब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, क्या है, पहला है हमारा पेरी रॉबिन सिंड्रोम। पेरी रॉबिन सिंड्रोम क्या होता है कि ये हमारे जनरली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ को कह सकते हैं, जिसमें कि जनरली माउथ में, किसी का माउथ में जैसे कि जीभ पीछे हो गया, या फिर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो गया, तो जैसे वही क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो गया, तो जनरली ये क्या है, माउथ फेस में होता है। ठीक, ये पेरी रॉबिन सिंड्रोम, जैसे जीभ है तो ये इसका छोटा होना या फिर पीछे पलटा हुआ होना, तो इस तरीके का ये सिंड्रोम है, ये भी जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है। फिर दूसरा हम लोग देखे थे कि पॉली सिंड्रोम। पॉली सिंड्रोम में हम लोग क्या देखे थे, इसको हम लोग पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये ओवरी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस कह सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, यानी कि ओवरी में क्या हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, सिस्ट, जिससे कि क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ये एक ही रीजन नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण नहीं होता है, ये हार्मोनल रीजन से भी हो सकता है, या फिर अगर उसमें ओवरी में क्या है, कैंसर है, उससे भी हो सकता है, या फिर बहुत सारा रीजन है तो वो हो सकता है। फिर तीसरा हम लोग देखे थे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में देखे थे, तो इसमें क्या है कि न्यूरॉन जो कि हमारा जो किडनी है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा किडनी है उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, जो हमारा फिल्ट्रेशन का होता है ग्लोमेरुलस में क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, यही ग्लोमेरुलस में कोई भी क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी डिसऑर्डर के कारण। तो ये ग्लोमेरुलस में कोई भी डिसऑर्डर होने के कारण होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, या फिर यूरिन में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि यूरिया में बहुत सारा प्रोटीन रहता है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और चौथा हम लोग देखे थे कि ब्लूम सिंड्रोम।
ब्लूम सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ना फेस पे क्या हो जाता है, रैशेज हो जाता है इस तरीके से, बटरफ्लाई रैश, जैसे यहाँ पे नोज़ है, ये माउथ है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, बटरफ्लाई लाइक है ना, यहाँ पे रैशेज हो जाता है, यानी कि चेहरा के पास से ये रैशेज हो जाता है, जो कि क्या होता है, एक जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है, जो क्रोमोजोम 15, जो क्रोमोजोम नंबर क्या है 15 में अगर कोई भी म्यूटेशन आ जाता है, म्यूटेशन इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, कौन सा जीन, BLM जीन प्रेजेंट रहता है, और इसी जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, ब्लूम सिंड्रोम। और जो क्रोमोसोम नंबर 15 है और ये जो BLM जीन है, यही क्या होता है, हमारा DNA रिपेयर सिस्टम भी बनाता है, DNA रिपेयर सिस्टम भी क्या बनाता है, यही जो क्रोमोसोम नंबर 15 का जो BLM जीन है वही बनाता है। तो ब्लूम सिंड्रोम में देख लीजिए, इसमें क्या होता है, फेस में क्या हो जाता है, रैशेज, रेड कलर का क्या हो जाता है, ये रैसेज हो जाता है, यहाँ पे ब्लूम सिंड्रोम में फेस में रेड कलर का रैसेज हो जाता है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 के म्यूटेशन के कारण होता है, जिसमें कौन सा प्रेजेंट रहता है, BLM जीन, यहीं पे म्यूटेशन हो जाता है, और यही BLM जीन क्या करता है, DNA का रिपेयर सिस्टम बनाता है, कहाँ DNA का टूट फूट हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे अनट्विस्टिंग करना है, तो इसका सारा काम इसी का रहता है। तो हमारा ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मेडिकल डिसऑर्डर, वो मेडिकल डिसऑर्डर जो कि DNA रिपेयर सिस्टम में होता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम देख ही लिए, ये जरूरी नहीं है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है उसका जो ग्लोमेरुलस है उसमें खराबी के कारण हो सकता है, पॉली सिंड्रोम हार्मोनल कारण से भी ओवरी में सिस्ट हो सकता है, और फिर पेरी रॉबिन सिंड्रोम, ये देख लीजिए, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट प्लेट, और जो है उसका छोटा होना, तो यही सब है पेरी रॉबिन सिंड्रोम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूम सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 के म्यूटेशन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे एक और देख लीजिए कि ब्लूम सिंड्रोम है वो कॉन्जेनाइटल टेलेनगाइटेटिक इरिदमिया है, इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, काउज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। एग्जांपल म्यूटेशन इन BLM जीन, जो क्रोमोसोम बता ही दिए 15 में जो BLM जीन है उसके म्यूटेशन के कारण होता है। अब ये क्या कैरेक्टर शो करता है, तो ये फेशियल रैसेस, फेस पे रैसेस रिलेटेड हो जाता है, माइल्ड इम्यून डेफिशिएंसी और ड्वार्फिज्म, जो बच्चा है वो छोटा ही रह जाता है और उसका इम्यूनिटी भी बहुत ही वीक रहता है। फिर क्या है ह्यूमन BLM सेल आर सेंसिटिव टू DNA डैमेजिंग एजेंट सच एज UV रेज, और ये BLM जो सेल है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है कि DNA कहाँ पे डैमेज हुआ है उसको तुरंत ही क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 47 कि इन अ बैक्टीरिया DNA रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग सुपरकोलाइड क्रोमोसोम टू मेक DNA मोर एक्सेसिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें क्या पूछ रहा है कि जब DNA का, इसमें बोल रहा है कि जब DNA का जैसे ये सेल है ये जब डिवाइड करके 2 बनाता है, तो वही है कि इसमें भी DNA का भी रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि DNA जब रेप्लिकेट होता है तो वो पहले क्या होता है, ये पहले इस तरीके से कॉन्डेंस रहता है, ठीक, कॉन्डेंस रहता है, तो किसी न किसी केमिकल के हेल्प से ये कॉन्डेंस रहता है, तो फिर किसके हेल्प से ये क्या होता है, ये कॉन्डेंस होकर के डीकॉन्डेंस, यानी कि आपस में सेपरेट होकर के ये इस तरीके से हो जाता है। तो सबसे पहले ये किस कारण से होता है, तो ये यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे ये उलझा रहता है, ये क्या है, यहाँ पे ये उलझा रहता है, और किस कारण से ये सुलझता है, तो एक केमिकल है जिस केमिकल को क्या कहते हैं, टोपियोस, इस केमिकल को क्या कहते हैं, टोपियोसोमेराइज 2, क्या कहते हैं इसको, टोपियोसोमेराइज 2। ये क्या करता है, ये अनट्विस्टिंग करता है। अनट्विस्टिंग का मतलब कोई भी चीज़ जैसे धागा है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है वहाँ उलझ गया है, तो उस सुलझाने का काम क्या करता है, यही ट्रोपोसमियर। और दूसरा है हमारा ऑप्शन क्या, हेलिकेज। हेलिकेज देखिए क्या होता है, हेलिकेज भी क्या होता है, हमारा DNA हमारा जो DNA है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक, डबल हेलिक्स मॉडल। तो इस डबल हेलिक्स मॉडल को सिंगल लेयर में ये बनाने का काम करता है क्या, हेलिक्स, ये सिंगल, ये इस तरीके से उसको डबल, जब इसको जरूरत पड़ता है कि अब हमको डबल नहीं रहना है, हमको सिंगल होना है, तो ये क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम उसको हेल्प करता है। फिर है हमारा लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, एक गोंद के तरह, ये जो है सेल के लिए गोंद के तरह क्या करता है, काम करता है। तो लाइगेज क्या है, ग्लू ऑफ DNA। फिर से DNA को क्या करता है, ये इस तरीके से जो टेंगलिंग हो रहा है उसमें वो आपस में एक दूसरे से अटैच करवाता है, तो वो कौन कराता है, वो लाइगेज। और फिर है हमारा प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, ये DNA के रेप्लिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वही 47 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि DNA का जो ट्विस्टिंग है उसको अनट्विस्ट करने में कौन सा केमिकल हेल्प करता है, तो बैक्टीरिया में क्या कौन करता है, टोपियोसमेरेज 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोपियोमेरेज 2। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्रोमोसोमल DNA इज टिपिकली रैप्ड अराउंड हिस्टोन और हिस्टोन लाइक प्रोटीन। तो जो क्रोमोसोम में जो DNA प्रेजेंट रहता है वो किससे सराउंडेड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन से, जो कि क्या रहता है, एक सुपरकोलाइड, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ, और एक्सटेंसिवली रैप्ड एंड ट्विस्टेड, जो बहुत ही ज़्यादा वही है कि उलझा हुआ रहता है। फॉर बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेशन, और जो DNA का बैक्टीरिया में जो DNA का रेप्लिकेशन होता है
फॉर बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन टू बीइंग द सुपरक्लोराइड क्रोमोसोम इज रिलैक्स्ड बाय, जो बैक्टीरिया में वही है कि जो उलझा रहता है वो किससे रिलैक्स होता है, वो टोपियोसमेरेज 2 इज कॉल्ड डीएनए गाइडेज, इसको क्या कहते हैं, डीएनए का गाइडेज भी कहते हैं। फिर है कि एन एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज, ये क्या करता है, हेलिकेज उसको सेपरेट करता है, अनट्विस्टिंग करता है बाय ब्रेकिंग, वो जो डीएनए में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि दो बेस पेयर के बीच प्रेजेंट रहता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि इन फॉलोइंग वे लीडिंग टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी सेल ऑफ बॉडी आर कंपाउंडेड ऑफ सेल ऑफ 2 और मोर जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम टाइप। इसमें पूछ रहा है कि इन फॉलोइंग वे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी सेल ऑफ बॉडी आर कंपाउंडेड ऑफ सेल ऑफ 2 और मोर जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोमल टाइप। तो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। 48 नंबर में बोल रहा है कि सेल डिवीजन के कारण हो जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मोसैक। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मोसैकिज्म। मोसैकिज्म क्या होता है देखिए, मोसैकिज्म क्या होता है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या आता है, स्पर्म, ये स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही आगे क्या होता है, सेल डिवीजन करके, ये सेल डिवीजन इसमें होता है, सेल डिवीजन करके क्या बनता है, फीटस। फीटस से फिर क्या होता है, ये बेबी आउट होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मोसैकिज्म में यही जब जाइगोट जब सेल डिवीजन कर रहा होता है तो सेल डिवीजन में क्या होता है, सारा डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है सारे सेल ऑर्गन का। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है, वो हम लोग सेल डिवीजन में पढ़े थे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, ये इसका क्या है, जब ये क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम है इसका डुप्लीकेट होता है तो इसका जो डुप्लीकेशन वाला होता है तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, और बाद में ये आगे फर्दर सेल डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है, आपस में एक दूसरे से सेपरेट होकर के अपना एक अलग डीएनए बनाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसी सेल डिवीजन में ये सेपरेट नहीं हो पाता है, तो किसी सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम चलाता है और किसी में कम रहता है, तो किसी में प्लस हो जाता है तो किसी में माइनस हो जाता है, ठीक। जो कि क्या कैरेक्टर शो करता है, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी ये एक बच्चा है, उसका ये आँख यहाँ पे है, तो कभी कभी देखते हैं तो एकदम बड़ा जैसा यहाँ पे ब्लैक कलर का एक स्पॉट आ जाता है, ब्लैक कलर का, तो या फिर स्किन सब में क्या रहता है, एक ब्लैक कलर का इस तरीके का एकदम स्पॉट आ जाता है ब्लैक कलर का, तो उसको क्या कहते हैं, ये एक जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है जिसको कि क्या कहते हैं, मोसैकिज्म, जो कि क्या रहता है, स्किन पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन। तो ये क्या होता है, जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी होता है। फिर इसी में एक वर्ड दिया है कि नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन करने का मतलब है, नॉन डिसजंक्शन करने का मतलब क्या होता है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इटवर्ड सिंड्रोम, तो ये सब वही है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी वही सेल डिवीजन कर रहा है तो किसी के पास एक एक्स्ट्रा n+1 हो जाता है और किसी के पास क्या होता है n-1, जो हम लोग ट्रायोसोमी डाउन सिंड्रोम, इटवर्ड सिंड्रोम पढ़ रहे हैं वो इसी नॉन डिसजंक्शन में आ जाता है। फिर तीसरा था हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देखे ही थे कि 180 डिग्री क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, रोटेट कर जाता है, रोटेट करता है तो कभी सही रहता है, कभी सही, और कभी वो गलत होता है, जिसके जब गलत होता है तो वो क्या कहता है, वो एबनॉर्मेलिटी शो करता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी शो करता है। फिर चौथा था हमारा डिलीटेशन। चौथा था हमारा क्या, डिलीटेशन। मान लीजिए क्या होता है, ये हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक। डीएनए में होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन क्या होता है, ये क्या होता है, कहीं से डिलीट होकर के, यानी कि वहाँ से छूट करके ये गैप खाली रह जाता है, वहाँ से ये थोड़ा सा पार्ट डिलीट हो जाता है, तो इसी को डिलीटेशन कहते हैं, और ये भी जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी शो करता है, ठीक। यानी कि जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम टाइप में ऐसा होता है। डिफरेंट टाइप में क्या है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो वहाँ स्पर्म और ओवम में होता है, तो वो क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम है, तो उस टाइम जो होता है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेल ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जेनेटिक सोर्स अ सिंगल इंडिविजुअल कॉल्ड मोसैकिज्म। मोसैकिज्म इज अ कंडीशन इन विच सेल विद इन द सेम पर्सन हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, उसमें होता है। फिर लास्ट हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डिफाइन एज द फील्ड दैट डील्स विथ एनी जेनेटिक कंडीशन दैट अकर ड्यू टू चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सीक्वेंस में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स किस होते हैं, जो दवाई से रिलेटेड है या फिर जो केमिकल है, दवाई किससे बना होता है, केमिकल से बना होता है, और केमिकल किस तरीके से किस बॉन्ड से बना है, तो उससे रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो फार्माकोजेनेटिक्स में आ जाते हैं। फिर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो पॉपुलेशन के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आ जाते हैं। फिर है सोमेटिक सेल जेनेटिक्स। सोमेटिक सेल जेनेटिक्स यानी कि हमारे बॉडी में 2 टाइप का सेल होता है, एक सोमेटिक सेल और एक गैमेटिक सेल। गैमीट फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म को छोड़कर के बाद बाकी हमारे बॉडी में जितना भी सेल है सारा सोमेटिक सेल है। तो सोमेटिक सेल का जब हम स्टडी करते हैं उसके एकदम न्यूक्लियस तक, उसके एकदम कोर ऑफ दी सेल, तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं, सोमेटिक जेनेटिक्स। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि जेनेटिक कंडीशन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में, जब हम न्यूक्लियोटाइड उसके न्यूक्लियस में जाकर करते हैं तो एकदम मॉलिक्यूलर जो सेल है उसका मॉलिक्यूल एकदम गहराई तक, एकदम मॉलिक्यूलर, एकदम स्मॉलर बेसिस पे उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो स्टडी ऑफ
ऑफ हेरिडिटरी एंड इट्स वेरिएशन, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। लेकिन क्या बोला है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो जीन का एकदम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, देयर सर्कुलर एंड सब सर्कुलर फंक्शन को क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो ये था हमारा डीएनए और राइबोसोम का पीआर यादव का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिश्यू से रिलेटेड जितना भी है एमसीक्यू हम लोग उसको डील करेंगे। और मैं इस सारे ऑप्शन को इसलिए डील कर देती हूँ ताकि हम लोग को उस पर्टिकुलर चीज़ का भी नॉलेज हो जाए। इसलिए अगर चाहें तो 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन सारे जो ऑप्शन है उसको डील करते हैं, इससे और एक्स्ट्रा हमें आइडिया आ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। साइनिंग ऑफ नेहा आनंद। हर हर महादेव, राधे राधे।